हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज टीचर्स डे है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। चलिए, आज का जो लेक्चर वो 12th बायो वाले बच्चों के लिए, और आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म के बारे में। चलिए, कि एंडोस्पर्म क्या होता है ना, कब बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में इस पार्ट में या इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। कितने प्रकार का होता है इसके बारे में भी इस लेक्चर में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने पिछली बार भी मैसेज दिया था पिछले वीडियो में, उसको फिर दोहराना चाहता हूँ कि बच्चों प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को डाउनलोड ना करें। हम आपको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहे हैं और आप पढ़िए आराम से। डाउनलोड करके कोई मुझे नुकसान हो रहा है डाउनलोड करने का, सीधा अर्थ ये है ना, तो डाउनलोड ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। चलिए, भ्रूणपोष तो देखिए, हमने कल अध्ययन किया था निषेचन की क्रिया। हमने देखी थी कि निषेचन के कारण क्या होता है। देखो, निषेचन में क्या होता है, द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन में प्रथम निषेचन और द्वितीय निषेचन दो बात हुई थी। जो प्रथम निषेचन था, सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन जिसे हमने कहा था ट्रू फर्टिलाइजेशन, उसमें किसका निर्माण होता है, उसमें युग्मनज बनता है और युग्मनज आके चल के क्या बनाता है, भ्रूण। फर्स्ट निषेचन, प्रथम निषेचन जो था उसके द्वारा युग्मनज बना था, युग्मनज जाइगोट, और युग्मनज बाद में जाके क्या बनाता है, भ्रूण, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। सेकंड फर्टिलाइजेशन जो हुआ था, सेकंड फर्टिलाइजेशन उसमें क्या होता है, उसमें PEN का निर्माण होता है, मतलब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है सेकंड फर्टिलाइजेशन के कारण। अब हम इस लेक्चर को या इस लेक्चर में इस चीज से आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, जो PEN होता है, जो PEN यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, वो अब डिवाइड करता है, यानी कि उसमें विभाजन होता है और किसका निर्माण करता है, वो भ्रूणपोष का, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। सबसे पहले तो हम भ्रूणपोष की परिभाषा देखते हैं। भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो वह ऊतक जो परिवर्धनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, क्या कहलाएगा, एंडोस्पर्म कहलाएगा। ऐसा ऊतक जो भ्रूण है, जो परिवर्धनशील यानी कि इसमें डिवाइडेशन कंटिन्यू चल रहा है, तो उसको क्या देगा, ये पोषण प्रदान करेगा, तो इसको क्या कहा जाता है, ऐसे ऊतक को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको भ्रूणपोष एंडोस्पर्म कहा जाता है। तो भ्रूणपोष बनने किससे वाला है, तो भ्रूणपोष का विकास इस PEN प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है। किसके लिए हो रहा है, इस भ्रूण के लिए इसका निर्माण हो रहा है। तो अब देखते हैं हम इसका निर्माण कब होता है। तो भ्रूण का निर्माण के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के प्लांट्स हैं जिनमें भ्रूणपोष का निर्माण होता है। एक तो होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स, और दूसरे हमारे पास होते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। तो दो प्रकार के प्लांट्स हैं हमारे पास, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में भ्रूणपोष का निर्माण, एंडोस्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, कब होता है, निषेचन के दौरान होता है। निषेचन के दौरान भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं, इनमें भी भ्रूणपोष बनता है, लेकिन वो बनता है निषेचन से पहले। कब बनता है इनमें भ्रूणपोष, निषेचन से पहले इनमें भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो ऐसे पौधे जिनमें निषेचन से पहले ही भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है, वो कौन से, जिम्नोस्पर्म। और ऐसे पौधे जिनमें निषेचन के दौरान यानी कि जो दोनों निषेचन की क्रियाएं हो रही हैं उसके आसपास ही इनमें भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो ये प्लांट्स कौन से हैं, ये हैं प्लांट्स एंजियोस्पर्म। तो दो प्रकार के प्लांट्स के हमने बारे में बात कर ली है। दोनों ही
प्रकार के जो प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, इन दोनों में ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब आगे चलते हैं हम इसके बाद। तो इसके प्रकार की बात कर लेते हैं कि ये किसमें कैसा होता है ना, इसी में बात कर लेते हैं। एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं इनमें ट्रिप्लॉइड पाया जाता है, यानी कि इनमें जो भ्रूणपोष होगा वो 3n होगा, त्रिगुणित, और इनमें जो भ्रूणपोष होगा जिम्नोस्पर्मों में वो अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित। तो ये अंतर है एक, जिम्नोस्पर्मों का जो भ्रूणपोष है वो अगुणित होता है और एंजियोस्पर्मों का भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। चलिए अब बात करते हैं हम प्रकार की, इसकी प्रकार की। तो इसके जो भ्रूणपोष के प्रकार है वो 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है उसे कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और जो तीसरा प्रकार है वो है हेलोवियल भ्रूणपोष। हेलोवियल को हेलोवियल ही कहा जाता है, हेलोवियल एंडोस्पर्म। तो ये 3 प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं सभी पौधों में, यानी जितने भी प्लांट्स इस धरती पर मौजूद हैं उनमें 3 प्रकार के भ्रूणपोष हैं, केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोवियल। 3 प्रकार के भ्रूणपोष हैं। तो अब हम इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो भ्रूणपोष किसे कहते हैं? बहुतक जो परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है भ्रूणपोष कहलाता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, केंद्रीय, कोशिकीय और हेलोवियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष की। केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए तो देखो, जो हमारे पास मान लो ये क्या है, ये हमारे पास PEN है। ये क्या है? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये PEN है। अब क्या होता है, इस PEN में विभाजन होते हैं। तो मैं इसको ऐसे बना दूं, या तो इधर में क्या ले लूं, भ्रूण ले लेता हूं मैं यहां पर। ये क्या हो गया हमारा भ्रूण, ये तो क्या है एम्ब्रियो। मैंने नीचे ले लिया है भ्रूण को, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ किताबों में ऊपर भी दर्शाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी वाली बात। तो और ये क्या है? ये है हमारा PEN। ये क्या है हमारा PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसके विभाजन से, इसके तो एम्ब्रियो बनना ही है, इसका तो भ्रूण बनना है बाद में, ये विकास करता रहेगा। इसकी आकृति हम आगे कुछ लेक्चर्स में बात करेंगे। PEN क्या करता है? कंटिन्यू इसमें डिवाइडेशन होते हैं। तो ये तो हमारा भ्रूण है और इसमें डिवाइडेशन होते हैं, तो इससे बहुत सारे केंद्रक यहाँ पर बन जाते हैं। ये देखिए कितने सारे केंद्रक बन गए। इसको कहते हैं मुक्त केंद्रकीय विभाजन। मुक्त केंद्रकीय विभाजन यानी फ्री किसमें हो रहे हैं? केंद्रक में। तो मुक्त केंद्रकीय विभाजन यानी कि केंद्रक ही केंद्रक विभाजित हो रहा है। अभी इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य का निर्माण नहीं हुआ है और ना ही कोशिका झिल्ली का निर्माण हुआ है। मतलब ये केंद्रक ही केंद्रक विभाजित हुए हैं और केंद्रक ही बने हैं। ऐसा नहीं कि कोशिका बन गई, अभी क्या बने हैं? केवल केंद्रक बने हैं। अब बाद में क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, एक रिक्तिका बनने लग जाती है। इनके बीच में रिक्तिका बनने लग जाएगी। तो ये तो हमारा क्या है? एम्ब्रियो है, भ्रूण है। बीच में एक रिक्तिका बन जाएगी। यहाँ पर कौन बन जाएगी? रिक्तिका। और ये जो केंद्रक हैं वो परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं। क्या हुआ है? PEN में मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है, जिसके कारण बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। और ये बाद में क्या होता है, बीच में रिक्तिका के बनने के कारण ये परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाती हैं। तो ये हो गई हमारे बीच में रिक्तिका। ये क्या है? रिक्तिका, वैक्यूल है। और ये चारों तरफ क्या जम गए, इनके चारों तरफ हो जाते हैं केंद्रक, एकत्रित हो जाते हैं। अब बाद में जब ये केंद्रक एकत्रित होते हैं तो इन केंद्रकों के बीच में कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। इनके बीच में क्या हो जाता है? कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो केंद्रक अब किस कंडीशन में बदल गए? अब कोशिकीय कंडीशन में बदल गए। यानी कि
जब केंद्रक है उसके चारों तरफ अगर हम झिल्ली बना दें तो क्या बन जाएगी, कोशिका बन जाएगी। तो ये कौन सा भ्रूणपोष हो गया, ये है केंद्रकीय भ्रूणपोष, मतलब इसमें क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है नारियल, कोकोनट, नारियल, कोकोनट। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, कोकोस न्यूसीफेरा। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, कोकोस न्यूसीफेरा, नारियल का। फेरा नहीं भाई, फेरा, कोकोस न्यूसीफेरा। तो ये हमारा पहला टाइप हो गया है। अब नारियल की थोड़ी सी बात करते हैं, नारियल में क्या होता है, और इसके बाद एक और एग्जांपल ले लो। इसमें लगभग 56% जो प्लांट्स हैं उनमें इसी प्रकार का क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष, यानी कि केंद्रकीय भ्रूणपोष 56% जो प्लांट्स हैं उनमें पाया जाता है। और क्या बात करें, नारियल जो है, नारियल में क्या होता है, हम नारियल को काट दें, ऊपर से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। नारियल को हमने ऐसा लिया, बड़ा नारियल, उसको ऐसे काटा और ऐसे देख रहे हैं तो क्या नजर आएगा, ये जो बाइट वाला जो पार्ट है उसको हम खाते हैं तो इसको तो चटक कहते हैं भाई। इसको क्या कहा जाता है, चटक कहा जाता है, चटक या चिटक, है ना। और ये क्या है, ये है तरल पानी, तरल पानी, यानी कि इस पानी में क्या है, इसमें ये केंद्रक जो हैं वो तैर रहे हैं। तो इसको केंद्रकीय भ्रूणपोष तो है, इसको तरल एंडोस्पर्म भी कहा जाता है, तरल भ्रूणपोष। तरल भ्रूणपोष किस में पाया जाता है, नारियल पानी को तरल भ्रूणपोष कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे क्या केंद्रक तैर रहे होते हैं। तो लिक्विड एंडोस्पर्म किसे कहते हैं, नारियल पानी को लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं, तरल भ्रूणपोष कहते हैं। यानी कि इस नारियल पानी में क्या है, इसमें क्या होते हैं, इसमें मुक्त केंद्रक होते हैं जो फ्री तैरते रहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, इसका चित्र बनाने की कोशिश करें, अभी रुक जाने स्क्रीनशॉट। तो हमारी जो बुक में जो चित्र है वो कुछ ऐसा है। ये यहाँ पर बड़ी सी रिक्तिका दी हुई है और ये केंद्रक हैं जो कोशी की स्थिति में चेंज हो गए हैं। केंद्रक के चारों तरफ किसका निर्माण हो गया है, और यहाँ पर कुछ ऐसे भ्रूण को दर्शाया गया है। ये हमारा भ्रूण है और ये क्या है, रिक्तिका है, और ये स्वतंत्र केंद्रक हैं जो बाद में कोशिकीय द्रव्य अवस्था में चेंज हो जाएंगे, और ये थोड़ा बहुत कोशिका द्रव्य होगा। ये लो, तो ये चित्र दिया गया है। तो ये किसका चित्र है, ये है केंद्रकीय भ्रूणपोष का। किसका चित्र है, केंद्रकीय भ्रूणपोष का। चलिए, ये पहला प्रकार होता है। इसके बाद दूसरे वाले प्रकार पर हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए, तो ये किस में पाया जाता है, नारियल में। नारियल में कैसा एंडोस्पर्म पाया जाता है, लिक्विड एंडोस्पर्म पाया जाता है, जब वो कैसी कंडीशन में, द्रव अवस्था में। तो और अगर जो चटक है वो कोशिकीय कहलाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष। तो अब दूसरे टाइप पे लेते हैं हम कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। देखिए भाई, सेम कहानी, PN, ये क्या है, PEN, ये क्या है हमारा एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो वही है ना, इसमें डिवीजन होगा। बड़ा बना देता हूँ, तो छोटा सा बना है तो ये थोड़ा हमने बड़ा ले लिया। अब इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के भ्रूणपोष के परिवर्धन में जो PEN है उसमें पहला डिवीजन हुआ तो ये दो केंद्रक बने, और इसी के साथ इनके बीच में क्या बन जाती है, कोशिका भित्ति बन जाती है। क्या बन जाती है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। फिर आगे जाके ये दोनों केंद्रक फिर और डिवीजन करते हैं। ये बीच वाली हमने प्रथम वाली भित्ति ली है, प्रथम सबसे पहले बनी। इसके बाद ये डिवीजन करेगा, विभाजन करेगा, तो ऐसे क्या बन जाएंगे, बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। और इनके साथ साथ इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण चल रहा है। यानी कि ये कौन सी कंडीशन है, ये कोशिकीय अवस्था है। कौन सी अवस्था है, कोशिकीय अवस्था। तो इसमें क्या हुआ है कि जो PEN है उसमें दो काम साथ चल रहे हैं। PEN में दो काम साथ चल रहे हैं। कौन कौन से सर, पहला काम चल रहा है कि ये केंद्रक विभाजन कर रहा है लगातार, और दूसरा काम चल रहा है कि इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण होता चल रहा है। यानी कि ये शुरू से लेकर एंड तक कौन सी स्थिति में रहने वाला है, कोशिकीय स्थिति में रहने वाला है। तो ऐसे प्रकार को क्या कहा जाता है, ऐसे भ्रूणपोष को कोशिकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। इतना क्लियर है। अब इसके हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें आता है गैमोपेटली। गैमोपेटली जो वर्ग है उसके सदस्य हैं। गैमोपेटली वर्ग के सदस्य है, और इसका एग्जाम्पल बात करें तो गैमोपेटली में आता है एक बर्वेस्कम। बर्वेस्कम तो ये इसके एग्जाम्पल होता है। अब ये गैमोपेटली क्या है, ये बीएससी में पढ़ोगे भाई डिटेल में, है ना। अपने 11th और 12th में इतनी डिटेल है नहीं कि गैमोपेटली वर्ग के सदस्यों की क्या है क्या नहीं है। तो ये पीएन क्या हुआ, डिवीजन किया, साथ में कोशिका सेल वॉल बनी, और ये शुरू से लेकर अंत तक कौन सी अवस्था में होगा, कोशिकीय अवस्था में होगा। तो ऐसे भ्रूणपोष को कोशिकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। अब हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा हेलोवियल। चित्र में नहीं बनाया दूसरा मैंने, क्योंकि आपको नोट्स देते हैं उनमें चित्र है। तो मैं इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमारे ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके मैं लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको वहां ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन होने के बाद आपको वहां पर नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हेलोवियल भ्रूणपोष की बात करते हैं। हेलोवियल भ्रूणपोष, हेलोवियल को हेलोवियल ही कहा जाता है। हेलोवियल क्या है, एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनका एक वर्ग है हेलोवियल, तो उनमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों की कंडीशन चलती है, केंद्रकीय भी और कौन सी, कोशिकीय भी। इसमें क्या बात करें, चलो ये तो हो गया हमारा पीएन और ये है हमारा भ्रूण पीईएन। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, ये जो भ्रूणपोष है इन दोनों का बीज का रूप है। कैसा रूप है, बीज का रूप है। इसमें जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है उसमें विभाजन होगा और विभाजन के बाद भित्ति बन जाएगी। इसमें विभाजन होगा तो क्या बन जाएगी, एक भित्ति बन जाएगी। भित्ति बन जाएगी और इसमें भित्ति बनने के बाद दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बनी हैं। कैसी कोशिकाएं बन गई हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बन गई हैं। एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। एक छोटी कोशिका आपको नजर आ रही है और एक बड़ी कोशिका नजर आ रही है। अब देखिए जो बड़ी कोशिका है, जो निभागी छोर होता है वो छोटी कोशिका होती है, यानी कि ये कौन सा छोर होने वाला है, निभागी छोर होने वाला है। निभागी छोर, मैंने अभी कहा था कि इसको हम उल्टा और सीधा कर सकते हैं। मतलब देखो हमने बीजांड बनाया था ऐसे, इसमें 3 कोशिकाएं ली ऐसे, तो इसको क्या कहा था, निभाग। तो यानी कि यहां पर भ्रूण बनने वाला है, तो मैं इस भ्रूण को अब यहां से हटाकर यहां बना सकता हूं। क्यों बनाया, क्योंकि हमने छोटी कोशिका नीचे बनाई है, तो इसको निभागीय छोड़ रखा है तो भ्रूण इधर बनेगा, मतलब इसको मैंने उल्टा कर दिया। सही बात है। तो ये जो निभागीय छोर वाली है इसकी कोशिका छोटी होती है, और जो ऊपर वाली कोशिका है जो किधर होगी, इस बीजांड द्वार की तरफ होगी, उसको हमने बड़ी कोशिका कहा है। क्या कहा है, बड़ी कोशिका कहा है। अब जो निभाग वाली जो छोटी कोशिका है इसके जो केंद्रक होगा वो मुक्त केंद्रकीय विभाजन से कई सारे केंद्रक बना देगा। इसमें क्या होगा, मुक्त केंद्रकीय विभाजन। इसमें क्या होगा, मुक्त केंद्रकीय विभाजन होगा, जिससे बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। सेम कंडीशन ऊपर वाले यानी कि बड़ी कोशिका में भी होगी, यानी कि यहां पर भी बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। लेकिन इनमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण भी होता रहता है, जिससे जो बड़ी कोशिका है उसमें कोशिकीय अवस्था होती है, और जो निभाग वाली या निभागीय छोर की तरफ जो छोटी कोशिका थी उसमें मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। यानी कि ये केंद्रकीय अवस्था है और ये कौन सी अवस्था है, कोशिकीय अवस्था। तो यानी कि जो हेलोवियल वाले भ्रूणपोष हैं वो इन दोनों की कंडीशन है, इन दोनों की, यानी कि इन दोनों के बीच का भ्रूणपोष है। निभाग छोर वाली इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता और इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। क्लियर है दोस्तों। किधर यानी छोटी कोशिका किधर है, निभाग वाली कोशिका छोटी होगी, इधर जो होगा उसमें केंद्रक विभाजन तो होगा, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा, मतलब केंद्र की स्थिति होगी। और इधर वाली जो कोशिका होगी उसमें कैसी अवस्था होगी, कोशिकीय अवस्था होगी। तो ये 3 प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं, और जैसा कि मैंने इसको बताया, इसका एग्जाम्पल क्या है, एक बीजपत्री जो पौधे हैं उनका एक गण है, एक बीजपत्री पादपों के हेलोवियल गण में, हेलोवियल
गण के सदस्यों में। तो यहां पर ये हमारे तीनों प्रकार के जो भ्रूणपोष हैं उनकी चर्चा कंप्लीट होती है। तो छोटा सा लेक्चर है, 20-21 मिनट का हुआ है। तो ये तीनों प्रकार के हो गए। अब भ्रूणपोष के काम की और बात कर लेते हैं। भ्रूणपोष का काम क्या है, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। 1 2 3 4 5 चलिए। भ्रूणपोष के कार्य, सर्वाधिक कौन सा भ्रूणपोष पाया जाता है? सबसे पहला केंद्रीय भ्रूणपोष। कार्य एंडोस्पर्म, यूजेस ऑफ एंडोस्पर्म। सबसे पहला काम है भैया भ्रूण को या परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? परिवर्तनशील जो भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करेगा। दूसरा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष किसका निर्माण कर देता है? चूस्कांग का निर्माण कर देता है। किसका? चूस्कांग का निर्माण। किसका निर्माण? चूस्कांग का निर्माण। चूस्कांग क्या होते हैं? पास से एक जेसीबी जा रही है, आवाज आ रही होगी, तो थोड़ा सा रुक जाएं, जेसीबी निकल रही है। चलिए, तो हुआ क्या? चूस्कांग क्या होता है भाई? चूस्कांग एक ऐसी संरचना है, आगे वाले लेक्चर्स में उसकी बात करेंगे। चूस्कांग एक ऐसी संरचना है जो भ्रूणपोष के अंदर से या भ्रूणपोष के बाहर से कोशिकाओं से पोषण खींचेगी, चूषण करेगी मतलब। तो चूस्कांगों का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? ये भी भ्रूणपोष के द्वारा कर लिया जाता है। अब देखो, कुछ ऐसे बीज होते हैं जो भ्रूणपोषी बीज होते हैं। कैसे बीज? भ्रूणपोषी बीज। तो अंकुरण के समय भ्रूणपोषी बीजों में, भ्रूणपोषी बीजों में अंकुरण के समय यानी जब वो जर्मिनेट होंगे, भ्रूणपोषी बीजों में अंकुरण के समय क्या करता है? जो नया नवोद्भिद बनेगा, नवोद्भिद के लिए पोषण प्रदान करना। नवोद्भिद जो होगा, नई नई जो पत्तियां निकलती हैं उस प्लांट्स को नवोद्भिद कहते हैं। तो उसके लिए पोषण प्रदान कौन करेगा? भ्रूणपोष ही प्रदान करता है। और तीसरा और चौथा, और ये इंपोर्टेंट है कि जो नारियल का तरल एंडोस्पर्म है, नारियल का तरल भ्रूणपोष जो है, नारियल का तरल भ्रूणपोष जो है का उपयोग प्रयोगशालाओं में संवर्धन माध्यम में किया जाता है या संवर्धन माध्यम के रूप में किया जाता है। संवर्धन माध्यम के रूप में किसका? लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, यानी कोकोनट यानी कि नारियल के तरल भ्रूणपोष का उपयोग प्रयोगशाला में संवर्धन माध्यम के रूप में किया जाता है। संवर्धन माध्यम के रूप में। कल्चर मीडियम क्या है, इसके बारे में शायद हम चैप्टर नंबर 15 और 16 में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर भी इतना सा सुन लीजिए। संवर्धन माध्यम वो माध्यम होता है जिसके बारे में हमें जानकारी होती है, यानी केमिकल रूप से हम उसको जानते हैं, और उसमें किसी कोशिका का या किसी कर्तों तक एक्सप्लांट को क्या किया जाता है? जर्मिनेट कराया जाता है, उसके सेल्स को वृद्धि करवाई जाती है। उस माध्यम को क्या कहते हैं? संवर्धन माध्यम कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो आज का लेक्चर था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसके बारे में हम लाएंगे एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूण का परिवर्धन या भ्रूण परिवर्धन का लेक्चर बहुत जल्द शूट करेंगे, यानी कि कल हो सकता है। तो आज शिक्षक दिवस था। सभी शिक्षकों के लिए, सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।